हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बड़े घर की बेटी पाठ में जब श्रीकंठ सिंह और बेनी माधव सिंह जो कि पिता और पुत्र हैं, आपस में उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। जो बेनी माधव सिंह है वो अपने छोटे बेटे लाल बिहारी का पक्ष लेते हैं, तो उसमें दोनों में बहस छिड़ जाती है। लाल बिहारी सिंह, श्रीकंठ और बेनी माधव सिंह के बीच में बहस छिड़ जाती है। तो दोनों कुछ देर तक चुप बैठते हैं। थोड़ी देर बहस करने के बाद दोनों कुछ देर चुप बैठते हैं। तो ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, यानी अपने बेटे का गुस्सा वो ठंडा करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। यानी उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ऐसा हो कि उनके छोटे बेटे ने बुरा काम किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के हुक्के और चिलम के बहाने वहां आकर बैठ गए, यानी चिलम पीने और हुक्कम पीने के बहाने वहां पर बाहर आकर, उनके घर के बाहर आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने सुना जब कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है। यानी आसपास की औरतों ने सुना कि श्रीकंठ सिंह जो कि इतना सज्जन व्यक्ति था, संयुक्त परिवार में विश्वास रखता था, वो अपनी पत्नी के पीछे अपने पिता से लड़ने को तैयार हो गए हैं। तो उन्हें बड़ी खुशी मिली, उन्हें हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी, यानी दोनों तरफ की लड़ाई देखने के लिए उनकी आत्मा जो है वो व्याकुल होने लगी। ऐसे में गांव में कुछ कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण प्रगति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। यानी जो श्रीकंठ सिंह का बुरा सोचते थे, आज जब उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही थी तो वो इस बात की शुभकामनाएं आज उनको पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया, यानी कोई ना कोई बहाने से लड़ाई देखने के लिए सब उनके घर के बाहर आकर बैठ गए। अब बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, यानी पुराने ख्याल रखने वाले वो आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए, यानी उन भावों को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। यानी जितने भी लोग यहाँ पर विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें मज़ा लेने का और ताली बजाने का अवसर मैं बिल्कुल भी प्रदान नहीं करूँगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे अब कर लो। अब तो लड़के से अपराध हो गया, यानी मेरे बेटे से गुनाह हो गया है। तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें उचित लगे वो तुम निर्णय ले सकते हो, ऐसा लाल बिहारी सिंह के पिता बेनी माधव सिंह ने कहा। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। यानी इलाहाबाद से जिसने श्रीकंठ ने ग्रेजुएट किया था, बीए की डिग्री को हासिल किया था, वो थोड़ा सा झल्लाया। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात को अड़ने की आदत थी। यानी डिबेट कंपटीशन जो होता है उसमें उसको अपनी बात रखने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर, यानी किस तरह का रचना उसके पिताजी कर रहे थे, वो उसे सुनने की आदत नहीं थी, खबर नहीं थी। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी उसे समझ में नहीं आई। उसके पिताजी ने लोगों को देखकर जिस तरह से बात को पलट दिया था, वो श्रीकंठ सिंह के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता, यानी मैं अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, यानी अपने बेटे को लाड़ किया, प्यार से दुलारा। बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। यानी जो तुम तो बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हें मूर्खों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो ना समझे, अनपढ़ है, उसकी बात पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए और बल्कि उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि तुम बड़े भाई हो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, यानी और ज़्यादा गुस्सा आ गया उन्हें। इसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सहन कर सकता, यानी मैं ये बुरा कार्य जो उसने किया है उसको बिल्कुल भी सहन में नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं ही, यानी दोनों में से हम दोनों में से एक ही लोग घर में रह सकता है। यदि आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, यानी आपको अपना छोटा बेटा अधिक प्रिय है तो मुझे जाने की आप कह सकते हैं। मैं अपना भार संभाल लूँगा, यानी मैं तो नौकरी करता हूँ, अपना गुजारा मैं कर लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए यहाँ से चला जाए। यानी आप मुझे रखना चाहते हैं इस घर में तो लाल बिहारी सिंह से कहें कि वो यहाँ से चला जाए।
बस यही मेरा अंतिम निश्चय है, यानी यही मैंने अपना अंतिम फैसला आपको सुना दिया है, यही मेरा पक्का इरादा है। लाल बिहारी जो कि छोटा भाई है श्रीकंठ का, वो दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था, यानी अपने बड़े भाई की वो सारी बातें, जो भी बहस पिताजी में और बड़े भाई में हो रही थी, वो सारी बातें वो सुन रहा था। श्रीकंठ का बहुत आदर करता था, यानी वो लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, यानी अपने बड़े भाई के सामने वह चारपाई खाट लगाकर बैठ जाए या हुक्का या पान ले खा ले, तो इस तरह का उसका कभी हिम्मत उसकी हुई नहीं थी अपने बड़े भाई के सामने। बाप का भी वह लिहाज करना करता था, यानी जितनी इज्जत अपने पिताजी की नहीं करता था, उतनी इज्जत वो अपने बड़े भाई की करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, यानी श्रीकंठ सिंह भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का न तक था, यानी अपने होश में कभी उसे डांटा तक भी नहीं था उन्होंने। जब वह इलाहाबाद आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, यानी जब भी वो इलाहाबाद जाते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु ज़रूर खरीद कर लाते अपने छोटे भाई के लिए। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी, यानी ऊपर वाले ने, भगवान ने उन दोनों भाइयों की जोड़ी पहले से ही बनाकर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे, यानी अपने से मोटे ताजे जवान को जब उसने हरा दिया था दंगल में, यानी कि अखाड़े में कुश्ती में उन्होंने हरा दिया था, तो अपने छोटे भाई के ऊपर उन्होंने उसे गले भी लगाया था और उसके ऊपर 5 रुपए के पैसे भी लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, यानी ऐसे भाई जो कि इतना उससे प्रेम करता था, अपने छोटे भाई से प्रेम करता था, आज हृदय को कष्ट देने वाली बात सुनकर उसे बहुत ही शर्म फील हुई, ग्लानि फील हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा, यानी अपनी भाई की बातों को सुनकर लाल बिहारी सिंह रोने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अपने किए पर वह पछताता रहा था, यानी उसने जो कार्य किया था वह बहुत पछता रहा था कि अपनी भाभी के ऊपर उसने हाथ उठाया था, तो इस बात पे वो पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी, यानी जब भाई आने वाला था एक दिन पहले ही वह डर रहा था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, यानी भैया इस कारनामे पे, ये कार्य जो मैंने किया है मुझे क्या कहेंगे, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, यानी उनके सामने मैं कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी, यानी इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया है, तो मैं ये सारा कार्य कैसे करूँगा। उसने समझाया था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे, यानी उसने इतना बड़ा दंड नहीं सोचा था, उसने बस यही सोचा था कि उसके भाई उसको पास में बुलाकर इसके लिए दंड दे देंगे या समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। लाल बिहारी सिंह ने अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को इस तरह की कठोरता की मूर्ति पहली बार बने हुए देखा था, इतने गुस्से में अपने भाई को पहली बार देखा था। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, यानी वो अपने दिमाग से थोड़ा मूर्ख था, लेकिन उसे लगता था कि उसके बड़े भाई उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, यानी अलग होने की बात वो कह रहे हैं, तो उसके साथ अत्याचार हो रहा है। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते या इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, यानी उसका बड़ा भाई उसे एक तरफ बुलाकर उसे 2 बातें सुना देते या फिर 2-4 तमाचे यानी 2-4 चांटे उसके लगा देते, तो वह भी उसे मंजूर था। यानी उसके बड़े भाई का इस तरह का व्यवहार देखकर ये सब उसे मंजूर था और इतना दुख भी उसे नहीं होता। पर भाई का यह कहना, अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, वह उससे सहा नहीं गया, यानी भाई ने उसको अलग होने की बात कही, उसकी शक्ल देखने की भी मना कर दिया था, तो ये बात उससे सहन नहीं हो सक रही थी। वह रोता हुआ घर आया, यानी घर के अंदर वो आया। अब कोठरी में जाकर लाल बिहारी ने कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझ सके कि वह रो रहा है। और उसके बाद वह अपनी भाभी जो आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय कर लिया है, यानी भैया का पक्का इरादा है, वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ
उन्हें फिर भी मुंह न दिखाऊंगा, यानी फिर कभी भी मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। अपनी भाभी के पास जाकर वो बोलता है, मेरे से जो भी गुनाह हुआ है आप उसे क्षमा कर देना। और वह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आता है। लाल बिहारी बिल्कुल रोते हुए बोलता है और उसका गला भर जाता है। अब जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए हुए बाहर से आए। यानी आनंदी के द्वार पर जब लाल बिहारी सिंह माफ़ी मांग रहा था, तो उसी समय आनंदी के पति श्रीकंठ भी वहां आकर खड़े हो गए और वो गुस्से से उसे देखने लगे। भाई को खड़ा हुआ देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, यानी ईर्ष्या से उन्होंने नफरत भरी आंखें अपनी फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हो, यानी अपने भाई से वो पीछा छुड़ाना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी, यानी आनंदी ने अपने पति से अपने देवर की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वह उससे मन ही मन में बिल्कुल पछता रही थी और वो स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न रहा था कि यह बात इतनी बिगड़ जाएगी। आनंदी सोचती कि यह छोटी सी बात इतनी बिगड़ जाएगी। वह मन में अपने पति की पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया था। यानी जब उसके देवर ने उससे लाल बिहारी ने आनंदी से माफ़ी मांगी, तो उसको जो गुस्सा आ रहा था, बस वह यह सोच रही थी कि उसके पति ने उस पर उसके देवर पर इतना गुस्सा क्यों किया। और क्षमा करने की बात सुनकर उसका क्रोध भी बिल्कुल समाप्त हो गया था। वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त तो और कोई वस्तु नहीं है। यानी मन में कोई मेल छुपा हुआ है तो रोना ही सबसे बड़ी और अच्छी उपयुक्त वस्तु होती है। अब श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। यानी जैसे ही उसका पति दरवाजे पर आया तो आनंदी ने कहा कि जो देवर हैं, लाला मतलब देवर जो है उसके, वो बाहर खड़े हुए रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। अब उसके पति बोलते हैं कि वो रो रहा है तो मैं क्या करूं, भीतर बुला लो, यानी अंदर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। यानी इतना बड़ा झगड़ा मैंने उठाया है तो मैं उसे कभी भी जाकर उसे नहीं बुलाऊंगा। पछताओगे, उन्हें ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। यानी उसको अपनी भूल पर पछतावा है, आप उसे माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं हो वो सच में भी घर छोड़कर चला जाए। श्रीकंठ सिंह न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। अब इतनी देर तक जब उसके भैया ने उसे माफ़ नहीं किया तो वह अपनी भाभी से बोलता है कि भैया से इतना कह देना और मेरा प्रणाम कह देना, और अब मैं उनको अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाऊंगा और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब लाल बिहारी ने इतनी बात कही और वह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। यानी वह अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए, भैया को प्रणाम करते हुए वह दरवाजे की ओर चला गया और अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। यानी आखिरी में आनंदी ने क्या किया कि जैसे ही वो घर छोड़कर जाने लगा उसका देवर, तो उसने अंत में उसको जाते हुए रोक लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो। अब आनंदी बोलती है, कहाँ जा रहे हो, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। अब वो उत्तर देते हैं कि जहाँ मेरा कोई मुंह नहीं देख सके मैं नहीं जाने दूंगी। अब आनंदी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अब वो लाल बिहारी बोलता है कि इतनी अच्छी परिवार था, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अत्याचार तुम्हारे साथ किया है। तुम्हें मेरी सौगंध, यानी तुम्हें मेरी कसम है, अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना। आनंदी अपने देवर को रोकने के लिए अपनी कसम उसे दे देती है, और तुमने अगर आगे एक पैर भी बढ़ाया तो तुम्हें मेरी कसम है। जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। यानी उसका देवर भी इस बात पे बोलता है कि जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं कर देंगे, उनका मेरी ओर से मेरे लिए मन साफ नहीं हो गया है, तब तक मैं इस घर में कभी भी पैर नहीं रखूँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। यानी इतनी बात सुनकर थोड़ी दया उनके मन में भी आई, उसके बड़े भाई के मन में भी आई। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया, अपने छोटे भाई को बाहर आकर उन्होंने अपने गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब
फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। यानी भैया इस तरह की भूल कर भी कभी बात ना कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। सहर्ष मतलब खुशी खुशी सहन कर लूँगा। आप जो भी मुझे सज़ा देंगे वो सारी ही मैं सहन कर लूँगा, बस आप मेरा मुंह नहीं देखे इस तरह की सज़ा मुझे कभी न दीजिएगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। यानी ईश्वर कभी इस तरह की गलती तुमसे नहीं करवाएगा और इस तरह का समय भी कभी नहीं आएगा। यानी तुम इस तरह की गलती फिर कभी नहीं दोहराओगे और इस तरह की बात मैं तुमसे कभी कहूँगा भी नहीं। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ा हुआ काम बना देती है। जब लाल बिहारी सिंह के पिताजी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो दोनों भाइयों को गले मिलते हुए देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और आनंदी के लिए बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, बिगड़ा हुआ काम को बना देती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, यानी ये वृत्तांत मतलब होता है घटना, गांव में जितने भी लोगों ने यह घटना सुनी उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। यानी जितनी दयालु वो आनंदी थी उसकी प्रशंसा सभी लोगों ने की। बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है, इस तरह की बात सभी ने कही। इस तरह आनंदी ने अपने दयालु स्वभाव से अपने टूटते हुए घर को बचा लिया था और अपने दोनों भाइयों को एक परिवार में जोड़ दिया था। यानी दोनों भाइयों के बीच में जो मन मुटाव था, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन दोनों को उसने सुलझा दिया था और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था और उनका परिवार टूटने से बच गया था। इसलिए कहा जाता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है। इस तरह से ये घटना समाप्त हुई। धन्यवाद।